नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया से हो रही पूछताछ, सीबीआई दफ्तर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़, धारा 144 की गई लागू। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के समक्ष दिल्ली शराब नीति मामले में पेश हुए। इस दौरान सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके चलते धारा 144 लागू कर दी गई। आम आदमी पार्टी को आशंका है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मैं कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें। ये आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी आज उनसे फिर से पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया, भगवान आपके साथ है, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं बल्कि भूषण होता है। प्रभु से मैं कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम मशीन के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कहा ईवीएम मशीन के मुद्दे को निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाएंगे, यदि जवाब नहीं मिला तो कोर्ट जाएंगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ में व्यापक सहमति बनाएगी और अगर आयोग ने इस विषय पर जवाब नहीं दिया तो वो अदालत का रुख करेगी। पार्टी के महाधिवेशन में पारित राजनीतिक मामलों के प्रस्ताव में यह कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव में कहा है कि 14 से अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, कई प्रतिष्ठित एक्टिविस्ट और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन की प्रभावशीलता पर चिंता जताई है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जब मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, खासकर ईवीएम मशीन से भरोसा उठ जाता है तो हमारा लोकतंत्र भी भीतर से खोखला हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो चुनावी प्रक्रिया की शुचिता में प्रत्येक मतदाता के विश्वास को बहाल करने का वादा करती है। देश के मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ में मिलकर व्यापक सहमति बनाएगी। यदि चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है तो अदालत का रुख किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का बड़ा ऐलान। बोले मुझे ईवीएम मशीन पर पूरा भरोसा है। ये आपको बता दें कि ईवीएम मशीन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने अपनी पार्टी के रुख से अलग हटकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर ईवीएम मशीन पर भरोसा जताया है। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि मुझे पता है कि इस विषय में मेरी पार्टी और मेरा अलग दृष्टिकोण है। मैं पार्टी के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं ईवीएम मशीन पर पूरा भरोसा करता हूं। हमने वो चुनाव भी जीता है जहां पर ईवीएम मशीन के जरिए वोट डाले गए थे। ईवीएम मशीन को स्टैंड अलोन मशीन कहते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वो इसकी क्षमता में पूरे तरीके से विश्वास करते हैं। कांग्रेस सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि मेरी निजी राय में ईवीएम मशीन एक मजबूत मशीन है, ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, ये एक नेटवर्क पर काम नहीं कर सकती है। मैं पूरे तरीके से प्रभावकारिता में विश्वास करता हूं और ईवीएम मशीन पर पूरा भरोसा करता हूं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला फ्री हैंड पर सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नामित करने की बड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं कराने पर बड़ा फैसला हुआ है। अब इस सीडब्ल्यूसी को चुनने का काम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने फ्री हैंड दे तो दिया है, लेकिन कंधों पर बड़ी चुनौती भी दे दी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि संचालन समिति में सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों को नामित करेंगे। जयराम रमेश का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालातों और देश के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी के सामने मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए सीडब्ल्यूसी का चुनाव न कराने का फैसला लिया गया। मतलब अब मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सीडब्ल्यूसी के निर्वाचित और मनोनीत दोनों श्रेणियों में सदस्य नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है। पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए अब सीडब्ल्यूसी के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 35 कर दिया है। अभी तक सदस्यों की संख्या 23 थी। इसमें 4 सदस्यों के नाम तो बिल्कुल तय माने जा रहे हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है। बचे हुए 31 सदस्यों के नाम को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किसे समिति में शामिल किया जाए और किसे छोड़ दिया जाए।
और बड़ी खबर, राहुल गांधी के वन मैन वन पोस्ट नारे से कांग्रेस पार्टी ने किया किनारा, ठंडे बस्ते में कई बड़े प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि पिछले साल उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने कई संकल्पों के साथ में आगे बढ़ने का फैसला लिया था। इसमें राहुल गांधी द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव वन मैन वन पोस्ट भी शामिल था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार इस मंत्र को दोहराया था। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी ये संकल्प पार्टी नेताओं में देखा गया था, लेकिन रायपुर में हुए कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में कांग्रेस संशोधन समिति ने राहुल गांधी के इस प्रस्ताव से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने रायपुर में अपने 85वें पूर्ण अधिवेशन के दौरान पार्टी संविधान में कई संशोधनों को मंजूरी दी और कई कानून प्रस्तावित किए। संविधान संशोधन समिति ने पिछले साल उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में जिस बड़े प्रस्ताव वन मैन वन टिकट फॉर्मूले को अपनाने का संकल्प लिया था, उससे किनारा कर लिया है। यह नारा राहुल गांधी ने खुद दिया था। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी इस संकल्प को लगातार दोहराते दिखे। दिलचस्प बात यह है कि चिंतन शिविर का दूसरा सुधार वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला था। यह नियम गांधी परिवार पर भी लागू होगा। संशोधन समिति ने इस प्रस्ताव से भी किनारा कर लिया है। उदयपुर चिंतन शिविर में यह कदम यह दिखाने की कोशिश थी कि कांग्रेस पर लगातार लग रहे परिवारवाद वाले आरोपों से खुद को बचाया जाए। चिंतन शिविर में अपने भाषण में राहुल गांधी ने उल्लेख किया था कि केसी वेणुगोपाल प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। आपको बता दें कि फिलहाल पिछले साल उदयपुर चिंतन शिविर में वन मैन वन पोस्ट और वन फैमिली वन पोस्ट संकल्प लिया गया था। इन दोनों ही प्रस्तावों से कांग्रेस संशोधन समिति ने अब किनारा कर लिया है। और ये बड़ी खबर, केसीआर की बेटी कविता ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस का कोई फ्रंट नहीं, खाली तंबू है। देश में सिर्फ एक ही फ्रंट है, वो है बीजेपी। ये आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं और मुलाकातों का दौर जारी है। बीते दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने मुंबई में मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे, तो वहीं कांग्रेस भी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल कविता मुंबई पहुंची थी, जहां पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल अर्पण किए और सिर झुकाकर अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता के चंद्रशेखर राव बीजेपी का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ में एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीआरएस के उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ में काफी अच्छे रिश्ते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में एक ही फ्रंट है बीजेपी, दूसरा फ्रंट कांग्रेस बिल्कुल खाली है। वहां टेंट नहीं है, फ्रंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी विकल्प बनेगा वही दूसरा फ्रंट होगा, वहीं बीजेपी को चुनौती देगा। केसीआर साहब पिछले कई सालों से इसी कोशिश में लगे हुए हैं। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको साथ लेकर चलने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे चलकर ये प्रयास जारी रहेंगे। और बड़ी खबर, महाधिवेशन में जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मैंने 7 साल की उम्र में घर छोड़ा, आज 52 साल का हो गया, हमारे पास घर नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने 4 महीने की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की बात की और कहा कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा से लाखों लोग जुड़े हैं और हमने गले लगकर सबका दर्द महसूस किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने 7 साल की उम्र में घर छोड़ा और आज 52 साल का हो गया और आज तक उनके पास घर नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अडानी प्रकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ मोदी जी से सवाल पूछा कि आपका अडानी जी के साथ में क्या रिश्ता है। सारे के सारे मंत्री अडानी जी की रक्षा करने लगे। आखिर बीजेपी और आरएसएस को अडानी जी की रक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि डिफेंस का मामला है, लेकिन फिर भी जेपीसी नहीं बैठ रही है। और ये बड़ी खबर, महाधिवेशन से प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होने के लिए किया आह्वान। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन आयोजित किया गया। महाधिवेशन में प्रियंका गांधी ने आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा है, अब हमें एकजुट रहना होगा और कांग्रेस के प्रति सोच को बुलंद रखना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है और हम सब ये काम सकते हैं। आपको बता दें कि महाधिवेशन में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में क्या क्या नहीं किया। इस अधिवेशन को रोकने के लिए छापा मारा गया, लेकिन हमारे नेताओं ने डटकर मुकाबला किया। देश में रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने पार्टियों से आह्वान किया कि इस सबके लिए गिले शिकवे दूर करने होंगे और एकजुट होना होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि संगठन को लेकर कई चुनौतियां हैं जिससे निपटना है और गांव-गांव तक जाकर लोगों से मिलना होगा, कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का संदेश और सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाएं। सत्य, अहिंसा और प्रेम हमारा कवच है। त्याग और बलिदान के मूल्य हमारी प्रेरणा है। कांग्रेस विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और जनता के मुद्दों पर संघर्ष हमारा लक्ष्य है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, पूनम महाजन ने ठोका 2024 में बीजेपी की जीत का दावा, पूछा मोदी नहीं तो कौन। ये आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2023 कार्यक्रम में जब यह सवाल किया गया कि क्या बीजेपी 2024 में दोबारा सत्ता में लौटेगी या विपक्ष के पास में मौका होगा, तो सांसद पूनम महाजन ने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने वे कारण भी बताए कि बीजेपी सत्ता में क्यों वापस लौटेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद लगातार एक शब्द कहते हैं, माइटी बीजेपी। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी माइटी मतलब ताकतवर है, क्योंकि इसे देश की जनता का समर्थन है। देश के लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा है। 2024 से पहले स्कैम ही स्कैम थे, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है। बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। पहले दिल्ली से 1 रुपया निकलता था तो जनता के पास में 15 पैसे पहुंचते थे। अब दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो सीधा जनता के खाते में 1 ही पहुंचता है। मैं पूछती हूं कि 2024 में मोदी नहीं तो और कौन। पीएम मोदी बुलेट ट्रेन के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मन की बात को किया संबोधित, बोले वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाएं होली। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है और अनुभव किया है और इसे स्वीकार भी किया है। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से वोकल फॉर लोकल के साथ में होली मनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में सियासी हलचल का दिन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया चुनावी शंखनाद, नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने राज्य में एक तरीके से चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण में एक जनसभा और बिहार की राजधानी पटना में किसानों और मजदूरों के एक सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एनडीए में आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव की शरण में जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं कि वहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी भरी हुई है और देश की जनता 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के सत्ता मोह में आज ये प्रदेश जंगल राज बन चुका है। उन्होंने कहा कि जंगल राज के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि एक बार बिहार में डबल इंजन की सरकार बनवाएं। बिहार को बीजेपी देश का सबसे समृद्ध राज्य बना देगी। अमित शाह ने नीतीश कुमार के आरजेडी और जदयू के बीच में गठजोड़ का उपहास उड़ाते हुए इसकी तुलना तेल और पानी के मिश्रण से की। पटना में अमित शाह ने कहा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, लेकिन अब बीजेपी उन्हें एनडीए में नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के 2 बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उनके बारे में कहा कि आजकल जिन लोगों को कोई भी अनुभव नहीं है वे ही लोग बोलते रहते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के अपने आह्वान को दोहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो बीजेपी मात्र 100 सीटों से भी नीचे चली जाएगी। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी के भाषण पर भाजपा ने किया पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले संस्थाओं की स्वायत्ता पर किया हमला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के छत्तीसगढ़ में दिए गए भाषण पर भाजपा ने पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी ने संवैधानिक स्वायत्ता और संस्थागत सम्मान पर हमला किया है। दरअसल अपने भाषण के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि सभी संस्थाओं पर भाजपा सरकार ने कब्जा कर लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नवा रायपुर में अपनी पार्टी के महाधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष
कि सोनिया गांधी द्वारा दिया गया भाषण हताशापूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि देश के लोग कांग्रेस के लिए मतदान नहीं करते हैं तो उन्हें यानी सोनिया गांधी को निर्वाचन आयोग पर आरोप क्यों लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और उनका परिवार यह तथ्य स्वीकार नहीं कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर तबके का विकास हुआ है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस का महाधिवेशन उसकी हताशा, नकारात्मकता और द्वेष का प्रतीक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का सिर विश्व में ऊंचा हुआ है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए कांग्रेस पार्टी के नेता, जमकर की तारीफ। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर उपजे विवाद को लेकर विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर तीखे तंज किए। उन्होंने उस चौपाई का भी मतलब समझाया जिस पर विवाद उठ रहा है। आपको बता दें कि जिसकी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जमकर तारीफ की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सत्ता के लिए श्रद्धा से समझौता नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज रामचरितमानस का पक्ष रखने और रामायण का अपमान करने वाले नेताओं की ठुकाई करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करता हूं। और बड़ी खबर, बीजेपी और ओवैसी राम श्याम की जोड़ी, संजय राउत का पलटवार, एआईएमआईएम को बताया वोट कटवा। ये आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के राम श्याम की जोड़ी वाले बयान पर संजय राउत ने पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि राम श्याम की जोड़ी तो भाजपा और ओवैसी को कहना चाहिए। संजय राउत ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया और कहा कि जहां पर बीजेपी को जीतना होता है तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। संजय राउत ने कहा कि लोग कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है, वोट कटवा मशीन है। राम श्याम वाला जुमला उनके ऊपर ज्यादा ठीक बैठता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।